आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कलिंग गेम किसने और क्यों शुरू किया। अगर आपको इंटरेस्ट है देखते रहिए। अब हम देखते हैं यूकी। वो कहती है सबको तुम हेलो कह रहे हो बट मुझे नहीं, क्यों? दूसरी तरफ सबको देखते हैं, सब तेंगन को देख के बुरी तरीके से चौंक चुके हैं। और तभी तेंगन कहता है ये पहली बार नहीं जब हम लोग मिल रहे हैं, है ना यूकी? और सबके पूछने पर वो ये भी बताता है कि वो स्टार कॉरिडोर का दरवाजा बंद करके रखा है इसीलिए कि उसे लगा था केंजाकू आया है, और वो केंजाकू और उसके पास्ट के नाम और पास्ट के काम के बारे में थोड़ा सा बताने लगता है। पर तभी यूजी कहता है मास्टर तेंगन अब ऐसे क्यों दिखते हैं? ये सुन के सब चौंक जाते हैं, पर मास्टर तेंगन को देखते हैं। वो हंसते हुए कहता है जब तुम भी मेरी तरह हजारों साल जियोगे तब तुम भी ऐसे ही दिखोगे। और फिर वो स्टार प्लाज्मा वेसल और बाकी सब के बारे में बातें करने लगता है। पर तभी मेगुमी कहता है एक्सक्यूज मी, हेलो, मुझे लगता है हम लोग यहाँ पे सिर्फ केंजाकू क्या करना चाहता है और गोजो की सील कैसे तोड़े इस बारे में जानने आए हैं। क्या आप बता सकते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं? पर तेंगन कहता है बिल्कुल नहीं, आई विश कि मैं तुम्हें सिंपली बता सकता, ये करा जा सकता है, पर यह एक कंडीशन है। यूताओ कुत्सु, यूकी और डेथवॉर्म, तुम तीनों में से किसी दो को मेरे लिए यहाँ पे गार्ड बनकर रहना होगा। उसकी ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। पहले यूकी को ये मंजूर भी नहीं होता है, पर बाद में सब मान जाते हैं। तभी हम देखते हैं मास्टर तेंगन केंजाकू के बारे में बताना शुरू करता है और हमें यहाँ पे पता चलता है उसका ऑब्जेक्टिव है वो सारे ह्यूमंस को मास्टर तेंगन के साथ जोड़ना चाहता है और उनको बहुत ज्यादा इवॉल्व करना चाहता है, इतना कि वो सब सारे सॉर्सरर्स से भी ऊपर हो जाए। ये सुन के सबको इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि मास्टर तेंगन ऐसे ही किसी के साथ नहीं जुड़ सकते। पर मास्टर तेंगन तभी समझाता है अब जुड़ सकते हैं क्योंकि स्टार प्लाज्मा वेसल अब उनको नहीं मिला है और इसीलिए उनका बॉडी ऐसे ही इवॉल्व हुआ है कि वो किसी के साथ भी मर्ज कर सकते हैं। मास्टर तेंगन फिर से कहता है अगर ऐसा कभी हो गया कि सारे ह्यूमंस इवॉल्व हो गए और उनमें से किसी एक ह्यूमंस का भी रेज बाहर निकला तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगा। पर उनकी ये बात सुन के यूकी को विश्वास नहीं होता। वो कहने लगती है पर ऐसा क्यों? तभी यूजी पूछता है पर केंजाकू ऐसा क्यों करेगा? आखिर उसका मकसद क्या है? मास्टर तेंगन कहता है ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे इंसानों का मन की बात नहीं पता होता है, पर एक बात सीरियसली मैं तुम सबको बता सकता हूँ, अब जब मैं इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुका हूँ अब मैं बिल्कुल एक कर्स स्पिरिट की तरह हूँ, ना कि एक ह्यूमन बीइंग की तरह। और यही मुझे उसका टारगेट बनाता है क्योंकि वो कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन कर सकता है। और ये सुन के सबकी हालत खराब हो चुका है। सब अब समझ चुके हैं कि वो यानी मास्टर तेंगन क्या कहना चाहता है। अगर केंजाकू कभी भी उसे मास्टर तेंगन को कर्स मैनिपुलेशन के थ्रू कंट्रोल कर लिया, उसके पावर को कंट्रोल करना सीख लिया या फिर उसके पावर को कंट्रोल कर पाया तो पूरी दुनिया में तबाही आ सकता है। फिर मास्टर तेंगन ये भी बताता है इसके पहले भी केंजाकू हजारों सालों में बहुत बार ऐसा करने की कोशिश की थी, पर कभी उसके सामने 6 आइज, कभी ऐसे करते करते हर बार उसको रोका गया और उसके सामने एक के बाद एक बाधा आता गया और वो हमेशा नाकाम होता रहा। पर इस बार कुछ ऐसा हुआ जो कि पहले कभी नहीं हुआ था, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। 12 साल पहले जब तोजी जेनिन हमारे इस फाइट में इंटरफेयर किया तब सबका डेस्टिनी बदल गया। और उसके बाद यहाँ पे आया और एक बॉय जो कि कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन कर सकता है, और ऐसे ही करते करते हर एक पीस जुड़ता गया जो कि केंजाकू को मदद कर सकता था उसके प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए, और जो कि इस बार हो सकता है। और इसीलिए वो अपने प्लान के इतने ज़्यादा करीब आ पाया है। पर सबको ये सारी बात समझ में तो आ रहा था। पर तभी मेगुमी कहता है सब कुछ तो ठीक है पर वो कलिंग गेम्स क्यों शुरू कर रहा है? मास्टर तेंगन ये सुन के फिर से बताता है क्योंकि उसे चाहिए बहुत सारा कर्स एनर्जी और ये सब उसे ऐसे ही मिल सकता है। पर यह गेम ऐसा होने वाला है जिसका मास्टर वो खुद नहीं होने वाला है, इसीलिए अगर उसे तुम मार भी दोगे तो ये गेम तब तक चलता रहेगा जब तक इसके अंदर के सारे प्लेयर्स मर ना जाए या फिर खुद एक दूसरे को मार ना दे। और इसका मतलब है सारे प्लेयर्स को 19 दिन के अंदर इस गेम में पार्टिसिपेट करना ही होगा। और ऐसे ही हम देखते हैं एक एक करके सब इस गेम के लिए क्या क्या करेंगे, कौन कहाँ पे कैसे लड़ेगा, प्लान करने लगते हैं। दूसरी तरफ यूकी और चोजो दोनों रुकने के लिए तैयार होते हैं। तभी मास्टर तेंगन को देखते हैं वो बैरियर के अंदर से एक अजीब से स्क्वायर जैसी चीज को बाहर निकालते हैं और तभी कहता है ये लो, ये है प्रिजन रेल का बैग। ये सुन के सब बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या बैग? क्या इससे हम लोग मास्टर गोजो को बाहर निकल सकते हैं सच में? तभी मास्टर तेंगन कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, इसे अच्छे से खोलने के लिए तुम्हें इसका अगला वाला हिस्सा यानी गेट भी चाहिए होगा जो कि केंजाकू के पास है। दूसरी तरफ इसे अगर तुम खोलना चाहते हो
तो इसके लिए तुम्हें इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन जो कि कर्स टेक्निक को नलीफाई कर सकता है या फिर ब्लैक रोप की ज़रूरत होगा। ये सुन के सब पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाते हैं क्योंकि गोजो ने दोनों ही चीज़ों को एक ही साथ तबाह कर दिया है, जिससे यूजी और मेगुमी दोनों गोजो के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। यूकी पीछे मुड़ते हुए कहती है, अच्छा और एक रास्ता तो ज़रूर होना चाहिए है ना। तेंगिन कहता है, हाँ, सारे प्लेयर्स में एक ऐसा प्लेयर भी है जो कि हज़ारों सालों पहले की है और वो खुद को एंजल कहता है। उसके पास ऐसी टेक्निक है कि वो किसी भी कर्स टेक्निक को ख़त्म कर सकता है। और तभी हमें एक एंजल को दिखाया जाता है जिसका नाम है हानाकुरुसु। एंजल की बात सुनते ही जो कोई भी थे सब चौंक जाते हैं। फिर से मास्टर तेंगिन से पूछने लगते हैं, क्या सच में वो सच में कर्स टेक्निक को एक्सटिंग्विश कर सकती है? पर वो है कहाँ? मास्टर तेंगिन बता रहा है, टोक्यो के इस साइड में एक कॉलोनी है, वहाँ पे है। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है। वहाँ की बैरियर की वजह से मुझे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, पर मैं तुम सबको इतना ज़रूर बता सकता हूँ, पूरे जापान के अंदर 10 कॉलोनीज है जो कि इस एक बैरियर के थ्रू कनेक्टेड है और जो कि एक सीधी लाइन की तरह है। इसी के थ्रू ह्यूमंस को अंदर भेजा जा रहा है। ये सारे बातें सुन के मेगुमी फिर से पूछता है, अच्छा तो फिर अब ये रिचुअल पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? तेंगिन बताता है, ये डिपेंड करता है रिचुअल के नीड्स कब तक पूरे होते हैं, पर मैं इतना जरूर तुम लोग को आइडिया दे सकता हूँ, 2 महीने जैसा लग सकता है। और तभी हम देखते हैं एक एक करके हमें फिर से सारे नियम्स दिखाया जाता है और सारे मेंबर्स उन सबको लेके बातें करने लगते हैं। जैसे कि पहला नियम था, जब किसी मेंबर को अवेकनिंग मिलेगा या फिर किसी इंसान को अवेकनिंग मिलेगा, उसको 19 डेज के अंदर गेम के अंदर पार्टिसिपेट करना ही होगा। माकी फिर से कहती है, अभी नवंबर 9 के सुबह का 9 बजा हुआ है, इसका मतलब प्लेयर्स को 31 अक्टूबर मिडिल नाइट के अंदर पार्टिसिपेट करना ही होगा। इसका मतलब सुकीमी के पास सिर्फ 10 डेज और 15 आवर्स ही बचे हुए हैं अपने पार्टिसिपेशन को डिक्लेयर करने के लिए। दूसरा नियम था, कोई भी प्लेयर्स जो कि इस रूल को ब्रेक करेगा उसके अंदर से कर्स टेक्निक को रिमूव कर दिया जाएगा। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे शोको कहने लगती है कि अगर किसी के अंदर से कर्स टेक्निक को रिमूव कर दिया जाए तो शायद उसका ब्रेन ये सह नहीं पाएगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा खतरनाक और इतना ज्यादा दर्दनाक होने वाला है। और तभी माकी को देखते हैं, वो प्रेजेंट में कहती है, शोको ठीक कहती थी, इसका मतलब जिन सारे सॉर्सरर्स के पास कोई कर्स टेक्निक नहीं है जैसे कि मैं, हमें इससे कोई रिस्क नहीं है। पर पांडा, उसका क्या? उसके पास भी तो कोई ब्रेन नहीं है ना। तीसरा नियम है, जो कि नॉन प्लेयर्स है, जिस मोमेंट से वो कॉलोनी के अंदर एंटर करेंगे उसी मोमेंट से उनको एक प्लेयर के रूप में सोचा जाएगा। यूजी कहता है, अच्छा तो फिर क्या होगा जो इन सारे कॉलोनीज के अंदर है? और मास्टर तेंगिन तभी कहता है, उनको सिर्फ एक चांस दिया जाएगा, बाहर जा पाएंगे, पर फिर अगर वो गलती से भी एक बार अंदर आ जाते हैं फिर उनके पास और कोई चांसेस नहीं होगा। शुरू से ही प्लेयर्स को ये बता दिया जाएगा ताकि अगर वो गेम में पार्टिसिपेट करे तो फिर खुद की मर्जी से करे, ना कि फोर्सफुली। और मुझे लगता है ऐसा कलिंगडम का नियम की वजह से है, क्योंकि अगर इसमें प्लेयर्स अपने फ्री व्हील से नहीं आते हैं तो इसका नियम भी पूरा नहीं होगा। चौथा नियम है, प्लेयर्स को दूसरे प्लेयर्स को मार के अपना पॉइंट्स को स्कोर करना होगा। और 5वां नियम है, जो भी पॉइंट्स होंगे वो डिटरमाइन किया जाएगा गेम मास्टर के द्वारा, लेकिन नॉर्मल किसी इंसान का 1 पॉइंट्स और सॉर्सरर्स का 5 पॉइंट होंगे। यह सब सुन के पहले यूजी और मेगुमी का थोड़ा गुस्सा तो आता है, पर तभी मेगुमी कहता है, गेम मास्टर वो आखिर कौन है? मास्टर तेंगिन फिर से कहता है, हर एक प्लेयर को एक शिकिगामी दिया जाएगा जिसका नाम कोगाने है। तुम्हें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस गेम को एक प्रोग्राम की तरह सोचो। ये सब यूजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। 6 नंबर नियम है, प्लेयर्स को अगर 100 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो फिर वो गेम मास्टर के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं और गेम में एक नया रूल ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो इसमें खुद के लाइफ के पॉइंट को ऐड नहीं कर सकते। ये सुन के सबको थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि यहाँ से वो कोई भी रूल को सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। 7 नंबर नियम है कि प्रीवियस रूल के हिसाब से गेम मास्टर को नया वाला रूल एक्सेप्ट करना होगा, पर वो रूल ऐसा नहीं होना चाहिए गेम में लॉन्ग लास्टिंग कोई बुरा इफेक्ट डाले। मतलब इसमें आप कोई भी रूल को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते या फिर उनका पूरी तरह से उल्टा कोई रूल नहीं ला सकते। ये सुन के भी सबको थोड़ा सा अजीब लगता है। 8वां और आखिरी रूल है कि अगर कोई भी प्लेयर का स्कोर पूरी 19 डेज तक सेम रहता है तो फिर उसका कर्स रिमूवल कर दिया जाएगा, मतलब फिर से उसका मौत हो जाएगा। ये सब खत्म होने के बाद माकी कहती है, चलो अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो सब कुछ मिल चुका है, तो अब हम सबको हमारा रोल प्ले करना है। और तभी हम यूकी और चोजो को देखते हैं, वो दोनों वहाँ पे रुकने के लिए रेडी होते हैं। और माकी कहती है,
मैं जेनिन क्लैन में जाती हूँ और वहाँ से जो भी कर्स टूल हो सके उन सबको वहाँ से ले लेती हूँ। वैसे सातोरू गोजो के जाने के बाद जुजुहाई के वेयर हाउस को एकदम पूरी तरह से क्लीन कर दिया है, पर अभी जबकि मेगुमी जेनिन क्लैन का लीडर है, ये सुनते ही यूजी को थोड़ा अजीब लगता है। माकी कहती है मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। अब मेगुमी जबकि लीडर है उसकी वजह से अब हम अपने सारे टूल्स को सर्च कर पाएंगे, और ऐसे ही माकी सबको अपना अपना रोल बता देती है। तभी यूता भी कहता है मैं नियर बाई कोई भी कॉलोनी में जाना अवॉइड करूंगा ताकि हम एक दूसरे के आमने सामने ना आ जाए और एक दूसरे को मार ना दे, क्योंकि हो सकता है ऐसा बैरियर के अंदर हमें नेटवर्क ना मिले, हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। पर तभी यूता को यूजी की कही हुई बात याद आता है। उसने कही थी अगर कभी मैं सुकुना में बदल जाऊं तो मुझे वहीं पे मार देना। अब जबकि उन सबको अलग अलग जाना है, इसीलिए दोनों सोच में पड़ जाते हैं, पर बाद में डिसाइड करते कि दोनों अलग अलग जाएंगे, इसमें दोनों के लिए अच्छा है। दूसरी तरफ मेगुमी को माकी से बात करते हुए देखते हैं। माकी उसे कहती है जैसे कि प्लान किया गया था तुम सब किंजी के पास जाओ। किंजी हकारी एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट था जिसे कि सस्पेंड किया गया था। यूजी माकी से पूछता है क्या वो टफ है, पर माकी बताती है हो सकता है वो मूडी है। उसी के जवाब में यूता कहता है वो अपने पे आ जाएगा, कह सकते हैं कि वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है, पर माकी पीछे से कहती है ये बिल्कुल सही नहीं है। और तभी हम देखते हैं एक एक करके सब दरवाजे से बाहर जाने लगते हैं और पीछे चोजो और यूकी को देखते हैं। तभी यूजी पीछे मुड़ते हुए कहता है थैंक्स, आई अप्रिशिएट इट। चोजो हंसते हुए कहता है कोई बात नहीं, पर मरना मत, ओके। और तभी देखते हैं एक एक करके सब चले जाते हैं। दूसरी तरफ चोजो को देखते हैं, वो रोने लगता है। सीन शिफ्ट होता है किसी दूसरे ही जगह में। हम देखते हैं कुछ लोग बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं और वहीं पे हम ताकाबा नाम के एक कॉमेडियन को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी कॉमेडी नहीं कर पा रहा था, और इसी वजह से सब कोई बोर हो रहे होते हैं। तभी कुछ देर बाद ताकाबा बैठा हुआ है, जबकि वो किसी को हंसा नहीं पा रही है। उसका परफॉर्मेंस इतना ज्यादा बुरा जा रहा है, इसीलिए उसको अपने काम के लिए बहुत ज्यादा बुरा भला सुनना पड़ रहा है। और तभी हमें प्रॉपर तरीके से ताकाबा को दिखाया जाता है और कहा जाता है वो भी एक कलिंग गेम का प्लेयर है, फुमिहिको ताकाबा। सीन शिफ्ट होता है, हम मासामिसी यागा को घर के अंदर एक रूम के अंदर बंद देखते हैं। तभी हमें बताया जाता है वो इसीलिए बंधे हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक क्रीचर बना दिया है जो कि खुद का कॉन्शियसनेस रख सकता है और खुद ही अपना कर्स एनर्जी तक जनरेट कर सकता है। हमें इसमें थोड़ा सा पांडा का पास दिखाया जाता है। आपने अगर अच्छे से एनीमे देखा होगा तो पांडा मासामिसी यागा को फादर करके कहता है, और वो कहता था उन्होंने ही उसे बनाया है। और हमने मासामिसी यागा का टेक्निक भी देखा है, वो किसी भी डॉल या फिर कोई भी चीज के अंदर थोड़ी देर के लिए जान डाल सकते हैं। उन्होंने पांडा को ऐसा बना दिया था कि वो खुद का कॉन्शियसनेस रखता है, खुद का कर्स एनर्जी तक जनरेट कर सकता है, और इसीलिए सब मासामिसी यागा से डरे हुए हैं कि वो अगर ऐसा करते हैं तो वो खुद का एक बहुत पावरफुल आर्मी क्रिएट कर सकते हैं जो कि सबके लिए खतरा हो सकता है। और इसीलिए सब चाहते हैं कि वो अपना ये टेक्निक सबको रिवील करे ताकि सबके लिए कोई खतरा ना हो। वो रूम के अंदर बंद है। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं प्रिंसिपल गांजीगाकू को। वो आके उनसे इस बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं क्या सच में तुम्हें नहीं पता कि तुमने कैसे उसे बनाया है? पर मासामिसी यागा कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेजेंट पे हम देखते हैं प्रिंसिपल यागा भाग रहे होते हैं। आपको भी बताया उनको भी मौत की सजा दी गई है, तो वो भागते भागते एक जंगल के अंदर आए हैं और वहीं पे एक कर्स क्रॉप्स, दोस्तों मैं यहाँ पे ये सारे कर्स क्रॉप्स को कर्स डॉल करके कहूंगा तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो उनके पास एक डॉल आता है जो कि खुद का उनका ही बनाया हुआ है। वो आके उसे जब इतना ज्यादा सैड देखता है तो वो उसे चीयर अप करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पांडा को उसका हाथ बंधे हुए था, पर वहीं पे कुसाकाबे आता है और उसे छुड़ा देता है, पर उसे कहता है तुम किसी को बताना मत किसने तुम्हारी हेल्प की है। पांडा पूछता है वो ऐसा क्यों कर रहा है? कुसाकाबे कहता है क्योंकि उनका उधार है मुझ पे। और तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम कुसाकाबे और उसकी बहन को देखते हैं। उसकी बहन की बेटा जो कि मर चुका है, पर तभी कुसाकाबे को देखते हैं वो एक कर्स कॉप को लाया है जिसके अंदर शायद उसकी बेटे का सोल रखा हुआ है। और वो उस लेडी को देख के वही डायलॉग मरता है क्या मैं जीनियस नहीं हूँ? ऐसा ही डायलॉग कुसाकाबे की बहन की बेटे बोला करता था। और ये देख के कुसाकाबे की बहन बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उसके पास जाके उसको हक कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है। कुसाकाबे को देखते हैं वो चल रहा है, पर तभी स्ट्रीट लाइट के ऊपर हम एक सॉर्सरर को देखते हैं। वो कुसाकाबे को देखते ही कहता है आप अकेले जा रहे हैं मास्टर यागा? कोई भी कर्स कॉर्प्स या फिर कुछ भी नहीं है आपके साथ? मास्टर यागा कहता है हाँ, मैं अपने बेटे को देखने जा रहा हूँ। वो सॉर्सरर फिर से कहता है क्या? पर आपको तो मौत की सजा दी गई है, आपको तो भागना चाहिए।
अच्छा होगा आप मुझे अभी बता दीजिए आप कैसे एक आर्टिफिशियल कर्स को बनाते हैं जो कि फुल्ली इंडिपेंडेंट है। पर वो लोग जब बात कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं वहाँ पे फिर से प्रिंसिपल गांजिकाकू आता है और वो आते ही अपने गिटार से उस पर हमला करता है, जिससे हम देखते हैं यागा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। उसके बॉडी के ऊपर 2 एक्स जैसे काट लग जाते हैं, उनका बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है, उनका करीब करीब मौत होने ही वाला है। और तभी प्रिंसिपल यागा अपना आर्टिफिशियल कर्स बनाने की टेक्निक और क्या क्या करा जा सकता है वो सब कहने लगते हैं। ये सब सुन के गांजिकाकू बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम पांडा को देखते हैं, वो इस तरफ ही आ रहा होता है। गांजिकाकू को देखते हैं, वो यागा से कहता है तुम अब मर रहे हो, अब मुझे क्यों बता रहे हो ये सब, पहले क्यों नहीं बताया तुमने बचने की कोशिश क्यों नहीं की। तभी प्रिंसिपल यागा कहता है ये कर्स है प्रिंसिपल गांजिकाकू, ये कर्स है, ये कर्स अब मेरे अंदर से आपके अंदर जा चुका है। ये सुनते ही गांजिकाकू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और तभी उनके पीछे हम पांडा को देखते हैं जो प्रिंसिपल यागा को ऐसे देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गांजिकाकू पांडा को देखते ही लड़ने के लिए तैयार होता है, पर पांडा बिना उसे कुछ किए प्रिंसिपल यागा के पास चला जाता है और उसे पकड़ लेता है। तब तक प्रिंसिपल यागा मर चुका था। ये देख के गांजिकाकू पूरी तरह से चौंक जाता है और उससे पूछने लगता है तुमने मुझसे फाइट क्यों नहीं की, क्या तुम मुझे हेट नहीं करते। पांडा को देखते हैं, वो प्रिंसिपल यागा को अपने गोद में लिया हुआ है और सिर्फ एक ही बात कहता है मैं कोई भी ह्यूमन जैसा नहीं हूँ, ये मुझे पता है, मेरा बिहेवियर भी नॉर्मल किसी ह्यूमन जैसा नहीं है, पर एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, मेरे जैसा पांडा भी रो सकता है। और उसको हम बहुत जोर से रोते हुए देखते हैं, उसकी रोने की गूंज चारों तरफ फैलने लगता है। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। प्लीज़ अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।